साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है यह आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी 2025 में आयोजित की जाएंगी। बात यदि गणित की जाए तो गणित के अंतर्गत इस टाइप के क्वेश्चन इन विभिन्न टॉपिकों से बहुत अधिक दोहराए जाते हैं। साथियों, इस वीडियो में बहुत ही यूनिक सवाल लिए गए हैं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तभी आप ये सारी यूनिक जानकारियाँ आपको साथियों मिल पाएंगी। चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए सीधा हम लोग जो है अपने मूल टॉपिक पे चलते हैं। जो क्वेश्चन लिए गए हैं यहाँ आप देख रहे हैं कि शुरुआत में आपका जो क्वेश्चन है ये दो क्वेश्चन आपके जो है डिस्काउंट से जुड़े हैं। आगे आपका जो है प्रतिशत से है, फिर आपका एवरेज से है, फिर आपका जो है साधारण ब्याज से है। तो इस टाइप के बहुत यूनिक क्वेश्चन हैं। हम सीधा पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? पहला कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य कह रहा है कि लागत मूल्य का 150% है। यदि 20% की छूट दी जाए तो लाभ का प्रतिशत बताना है। जब भी ऐसे सवाल जो है आपके छूट पे आधारित आए, डिस्काउंट पे आधारित जब क्वेश्चन आते हैं, देखिए स्पष्ट रूप से कह रहा है कि भाई जो अंकित मूल्य है ना वो लागत का 150 है। तो हमें पहले लागत मानना होगा। हम लागत मान लेते हैं कि चलिए उस सामान की लागत 100 रुपये है, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी जो लागत है वो 100 रुपये है। अब कह रहा है जो उसका जो अंकित मूल्य है उस अंकित मूल्य को आप एमआरपी भी कह सकते हैं, उसको छपा दाम भी बोला जाता है, उसको प्रिंट प्राइस भी बोलते हैं, उसको लिखित दाम भी, बहुत सारी चीज़ों। तो उसकी जो एमआरपी है यानी जो उसका जो अंकित मूल्य है वह लागत का 150% है। 100 का 150% करिएगा तो 150 ही आएगा। लागत 100 हो गई, एमआरपी अंकित मूल्य 150 हो गया। ठीक है। अब कह रहा है कि उस पर 20% की छूट दी जा रही है। आपकी जो छूट है वो 20% है। जब भी देखिए, जब भी कोई सामान बिकता है, एक चीज़ आप माइंड मैप कर लीजिए अच्छे से कि छूट हमेशा जो प्रदान की जाती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर ही प्रदान की जाती है। कभी भी छूट आपको जो है लागत मूल्य पर नहीं दी जाएगी। अगर आप लागत मूल्य पे एक छूट दे दीजिएगा तो आपको घर से भरना पड़ जाएगा। कहने का मतलब कभी भी जो है छूट अंकित मूल्य पर प्रदान की जाती है। और जो हमारा लाभ या हानि होता है वह हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष देखा जाता है। ये दो मंत्र यदि आपको अच्छे से पता है तो आप जो है ऐसे क्वेश्चन में लाभ हानि का सवाल हो चाहे छूट पे आधारित हो, गलती नहीं होगी। एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ कि जो छूट प्रदान की जाती है वो अंकित मूल्य पे प्रदान की जाती है, लिखित दाम पे प्रदान की जाती है। जो लाभ जो ज्ञात किया जाता है, जो हानि ज्ञात की जाती है वो हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष ज्ञात की जाती है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब सामान पे 150 रुपये लिखा है, 20% छोड़ करके उसे क्या किया जाएगा? बेचा जाएगा। तो वो बताइए कितने में बिकेगा? यानी यहाँ से बड़े आराम से आपका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। आखिरकार सामान बिकेगा कितना में? किसी सामान पे 150 रुपये लिखा गया हो, 20% उसका छोड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि भाई जो लिखा गया है ना उसका जब वो 20% छोड़ देगा तो निश्चित रूप से उसका 80% ले करके सामान को बेचा जाए। 20% छूटेगा, इसका 20 छूटेगा तो 80 लिया जाएगा। 80 लेकर के क्या होगा? सामान बेच दिया जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं बड़े आराम से विक्रय मूल्य निकल जाएगा। आपको 150 का डायरेक्ट 80% करना है क्योंकि 80% लेकर के ही वो बेचा जाएगा छूट होने के बाद। ठीक, तो 120 आ जाएगा, 15 120। यानी देख रहे हैं कि भाई अब यहाँ पे आपका विक्रय मूल्य आ गया 120 रुपये। यदि आपसे ये कहा जाए, देखिए यहाँ पर क्या था, 100 रुपये का सामान था, 150 रुपये उसकी एमआरपी लिखी गई। 20% की छूट देने के बाद जो 150 रुपये का सामान था वो 120 रुपये में बिका। लेकिन अब आपसे पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो मैं स्टार्ट में ही बताया कि जब भी लाभ निकाला जाता है उसमें क्रय मूल्य को सापेक्ष मान के निकालते हैं। अगर क्रय मूल्य 100 है और बेचा जा रहा है 120 में तो जाहिर सी बात है कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए जनरल लाभ देखा जाए तो विक्रय मूल्य 100 है और विक्रय मूल्य 120 है, क्रय मूल्य 100 है, यानी 20 का लाभ हो रहा है। लेकिन याद रखिएगा यदि आपका क्रय मूल्य 100 आपने माना है तो जितना जनरल लाभ होता है वही आपका प्रतिशत लाभ माना जाता है। यानी यहाँ प्रतिशत लाभ भी 20%। सीधी सी बात है, 100 का सामान 120 में बिक रहा है, इसका मतलब 20% का सीधी सी बात है फायदा हो रहा है। क्योंकि अब प्रॉफिट का जो परसेंट होता है वो कैसे निकलता है? प्रॉफिट इंटू 100 और अपान आप सीपी करते हैं। प्रॉफिट 20 का हो रहा है, 100 करिएगा। सीपी आपका क्या मान है? 100, तो 100 से 100 कटेगा, आएगा तो वही। तो बस इतना नहीं करते आप, तुरंत आपका यहाँ पे सीधा 100 का 120 में बिक रहा है, सीधा 20% पे आपको क्या करना है?
टिक कर देना है, कुछ नहीं करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। और जो है लाभ हानि एवं डिस्काउंट से जुड़ी बहुत सारी वीडियो मेरी है, जो बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने उसके ऊपर एक टेबल बना करके उसको बहुत अच्छे से क्लियर किया है। आप एकदम बड़े आराम से जा करके चैनल पे वो वीडियो देख करके समझ सकते हैं। अब अगला है, देखिए एकल छूट आपको देना है 20%, 10% और 5% के बराबर। दरअसल देखिए ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पर लोग ये नहीं, देखिए ये नहीं कह रहा है कि तीनों छूटें एक साथ प्रदान की जा रही हैं, बल्कि ये यहाँ पे क्रमिक छूट दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई सामान आपका है, अब उस सामान पे आप गए दुकानदार के पास, आपने बोला भाई आप ये सामान हमें दे दो, जो भी उसकी एमआरपी होगी। तो वो बंदा क्या किया, जो उसकी एमआरपी होगी, जो उसका लिखा गया दाम होगा, आपने कहा भाई हमारे यहाँ सामान छूट पे बिकता है, यानी उसने कहा आइए मैं आपको 20% का आप देता हूँ, छूट देता हूँ। तो फिर क्या होगा, अब वो लिखित दाम का एक बार 20% देगा, फिर जितना वैल्यू बनेगा फिर क्या करेगा, अब आप कहेंगे नहीं भाई एक छूट हमें आप और दीजिए। तो जो दूसरी छूट जो दी जाएगी वो किस पर दी जाएगी, जो 20% छूट देने के बाद जब जो उस सामान का वैल्यू आया, अब उसका जो है उसको जो है उस पर वो 10% की छूट देगा। फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगा, फिर जो तीसरी क्रमिक छूट दी जाएगी वो 5% की दी जाएगी। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझना होता है। ऐसा नहीं है कि आप तीनों छूटों को एक बार जोड़ दीजिए, नहीं, ये छूटें क्रम से दी जाती हैं। तो जब तीन छूटें यदि एक साथ आएँ, तीन छूटों को क्रमिक रूप से दिया जाए, तो इनके बराबर एक समतुल्य छूट जो आएगी, यानी इसके इक्वल जो छूट होगी, वो आप क्या दे सकते हैं, यही आपसे पूछा जाता है। तो इसका मैं बहुत ही आपको शार्ट तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही शार्ट तरीका बता रहा हूँ, और वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए यहाँ पहली छूट 20% की है। अगर किसी सामान का 20% छोड़ा जाएगा तो उसकी वैल्यू कितना बनेगी, 20 छोड़िएगा तो 80 लीजिएगा, यानी 80% उसकी अभी भी वैल्यू है। तो देखिए 20% और 10% और 5%, इन तीनों के बराबर आपको एक समतुल्य छूट बतानी है। तो कुछ नहीं करना, आपको 20% छोड़ा जा रहा है, यानी उसकी वैल्यू कितनी हुई 80%, यानी 80/100 लिख देना है। फिर अगली क्रमिक छूट क्या है, अगली जो छूट दी जा रही है वो अब इस पर दी जाएगी, यानी कहने का मतलब जो उसका वैल्यू, अब यहाँ 10 छोड़ा जा रहा है, यानी अगर जो भी वैल्यू आ गया उसका 10 छोड़ा जाएगा तो 90 लिया जाएगा, यानी 90/100। यानी यहाँ 20% छोड़ रहा है तो 80/100 गुणे 90/100। अगर यहाँ 95 की छूट, 5 की छूट है तो 95 लिया जाएगा, यानी 95/100 कर देना है। अब इन्हीं तीनों का गुणा करके इसको प्रतिशत में बना लेना होता है। अब जैसे यहाँ 0 से 0 काटिएगा, यहाँ 9 8 72 होगा, 95 होगा, और आपका यहाँ देखेंगे 100 × 100 होगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही आप गुणा करिएगा तो इसका जो मान आता है वो 6840 आएगा, और बटा 100 × 100 होगा। यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 100% बनाएगा, यानी देखा जाए तो डायरेक्ट 68.4% आ गया। अब देखिए किसी चीज़ का ये क्या निकला, वैल्यू निकला, लेकिन आपको क्या बताना है, समतुल्य छूट बताना है। तो कोई भी वस्तु का जो वैल्यू होता है वो अपने आप में 100% होता है। अगर किसी चीज़ का वैल्यू 100% है और उसमें से आपने 68.4% अभी भी उसका वैल्यू बना हुआ है, तो कितने की आपने छूट दिया, तो छूट आपने दिया होगा, देखिए यहाँ पे आप घटा लीजिएगा, 100 से आप घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 32.6%, यानी ये आपका 32.60 आएगा, ठीक है। तो 32.60 की अभी भी वैल्यू, देखिए कोई वस्तु का वैल्यू 100 है, हम यहाँ क्या निकाले, हम 80%, 90%, जो 95%, तीनों छूटों को जो डायरेक्ट हमने निकाला, ये वैल्यू निकाला है। अभी इतना छूट देने के बाद ये इसका मूल्य आया, तो अभी भी जो सामान 100% का था, अभी भी उसका मूल्य जो है 68.40% बरकरार है। इसका मतलब कितने की छूट प्रदान की गई, तीनों की छूट, समतुल्य छूट। तो आप जितना वैल्यू आ जाए उसको 100 में से घटा दीजिएगा, तो जो आएगा वही समतुल्य छूट आपकी मानी जाएगी। तो ये सेकंडों का होता है, जो मैंने इतना आपको इसके बारे में डिस्कस किया, वो मात्र कुछ भी नहीं करना था आपको, बस आपको 80/100 लिखना है, 10 की छूट तो 90/100 करना था, और आपको 95/100 करना था। इसको जितना फास्ट आप प्रतिशत में बना पाए, तो यहाँ पे आपने देखा कि 64 जो है, आपने देखा कि जो है 68.40 के लगभग ये आ रहा था। तो ये इसकी वैल्यू होगी, बस 100 से इसको घटा देना है, फिर जो मान आएगा आपका वो आपका देखा जाए तो 32.60%, ये इसका जो है तीनों के बराबर एक छूट आ जाएगी, ठीक है। समझ गए होंगे, आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए आगे का क्वेश्चन भी बहुत ही यूनिक सवाल है, बहुत ज़्यादा पुनरावृत्त क्वेश्चन है। कहता है एक रेसर को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 20% कम करने के लिए अपनी गति को कितना बढ़ाना चाहिए। देखिए कोई एक धावक है, रेसर है, वो एक निश्चित दूरी को कंप्लीट करता है, तय करता है। हो क्या रहा है कि उसके द्वारा जो लगने वाला समय है उसको वो 20% कम करना चाहता है। वो चाहता है कि पहले जितना समय ले रहे थे उसका 20% समय कम ले। तो आखिरकार उसको स्पीड अपनी कितनी बढ़ानी होगी, यही आपसे पूछ रहा है। तो ये सवाल उसी तरीके से जाता है कि एक चीनी का दाम यदि 20% घट जाए तो उसकी खपत को कितना प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए कि खर्च के ऊपर कोई प्रभाव न पड़े। तो जब भी देखिए किस रेट से घट बढ़ रहा है वो रेट लिखना होता है। यहाँ 20% के रेट से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो ये लगेगा कैसे, अब कह रहा है कि यहाँ गति को कितना बढ़ाना पड़ेगा, गति बढ़ेगी। अब भाई गति को कितना बढ़ाइएगा, आप स्पीड को कितना बढ़ाएं, आप जो है मतलब बढ़ेगा। ठीक है, तो स्पीड को आप जो है कितना प्लस करिएगा, बढ़ाइएगा, बस कुछ नहीं। तो इसका जो तरीका होता है वो होता है जिस रेट से घट बढ़ रहा है वो रेट लिखते हैं R/100 अपान। देखिए पहले क्या है भाई, पहले घट रहा है और बढ़ने का पूछ रहा है। तो घट रहा है तो यहाँ हमेशा 100 - R होगा, R/100 अपान 100 - R। और यही जो आएगा यही आपका प्रतिशत हो जाता है। तो ये इतना भी नहीं करना भाई, 20% के रेट से घट रहा है समय तो 20 × 100 कर देना। जिस रेट से घट रहा है, अगर घट रहा है तो यहाँ 100 अपान, देखिए अगर पहले घट रहा है बढ़े का पूछ रहा है, यहाँ जैसे समय कम हो रहा है स्पीड को बढ़ाना है, तो यहाँ पे घट रहा है बढ़ने का बताना है तो 20 × 100 अपान जो करिएगा वो 100 माइनस आपको 20 करना, जो है वही करेंगे अपान में। और अगर जो है 20% बढ़ रहा होता तो कितना कम करना पड़ता, तो फिर वो अगर आएगा तो R/100 अपान 100 प्लस R आप लिखते, जो स्टार्ट में है वही करिएगा। बस क्वेश्चन मौखिक था। 20 × 100 और बटा जो है 100 से 20 घटाइएगा तो 80 आएगा। 20 चौका 80, 4 से 100 को काटिएगा 25, आ गया 25%। मौखिक सवाल था, कुछ करना नहीं होता। यहाँ पे कम हो रहा है 20%। आपसे कोई कहे कि 20 की कमी हो रही है तो कितनी हम वृद्धि कर दें कि उसकी बराबरी कर जाए। अगर 20 की कमी हो रही है, 20% का अगर कमी हो रहा है तो कितने की वृद्धि कर दें कि बराबर कर दें, तो आपको 25% की वृद्धि करनी होगी। चूंकि कमी दिया है तो R/100 अपान 100 - R करिएगा तो आपको यहाँ पर वृद्धि का प्रतिशत निकलेगा। और अगर आपको कमी का प्रतिशत बताना है तो फिर क्या करना है, R/100 अपान 100 प्लस R, क्योंकि वृद्धि दिया गया है, कमी बताना है। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे अच्छे से। अगर बहुत ज़्यादा ये पुनरावृत्त क्वेश्चन होता है, दोहराया जाता है, आपको शायद पता भी होगा अच्छे से, नहीं तो इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा। आगे है 20 संख्याओं का औसत 32 है। यदि दो संख्याएं 29 और 31 हैं तो शेष संख्याओं का औसत बताना। देखिए यहाँ 20 संख्याएं हैं, 20 का औसत दिया है भाई। यहाँ देखिए संख्याएं 20 हैं और एवरेज, तो संख्या 20 है उसका एवरेज आपका क्या दिया है भाई, 32 दिया है। तो यहाँ से 20 संख्याओं का योग निकल जाएगा कि वो 20 संख्याओं का कुल योग कितना है। तो जैसे ही आप संख्या में औसत से गुणा करते हैं तो 32 दूना 64, 640 उनका योग आ गया। तो हम ये पता कर लिए कि 20 संख्याएं, हम अलग अलग 20 संख्याओं को तो नहीं बता सकते हैं, इन 20 संख्याओं का योग कितना आएगा वो तुरंत बता दीजिएगा। कब, जब औसत में आप संख्या से गुणा करेंगे तब। ठीक है, अब आगे मामला यह कहता है दो संख्याएं, एक 29 है और एक 31 है। कह रहा है कि उसमें दो संख्याओं की नॉलेज है कि वो दो संख्याएं 29 और 31 हैं। तो आप 29 और 31 को लिख लेंगे, इसको जोड़िएगा तो आपका देखा जाए तो जोड़ने पे 60 आएगा। अब दो संख्याएं 60 है, शेष संख्या का औसत पूछ रहा है, तो पहले आप शेष का योग तो निकाल लीजिए। तो शेष देखिए कुल 20 संख्याएं हैं, दो संख्याओं के बारे में जानकारी है, तो जो बाकी बची वो कितनी, 18 बची, तो शेष 18 संख्याएं बच रही हैं। और उनका योग कैसे निकलेगा, तो आप 20 संख्याओं का योग 640 है, उसमें 2 का योग 60 है, आपको घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 580। तो अब शेष 18 संख्या बची, उसका योग आपका 580 आया। तो फिर आपको बताना है कि शेष संख्या का औसत क्या होगा भाई। तो आपको शेष का क्या बताना है, औसत। तो बहुत आसान है, ये जो है 580 उनका योग है 18 संख्याओं का, तो उनके योग में आपको क्या करना है, संख्या से भाग दे दीजिएगा तो आपको एवरेज पता चल जाएगा। अब वो एवरेज आपका आएगा, ये आपका आएगा करीब करीब 32.22 आएगा। इसको हल करिएगा तो 32.22 इसका एवरेज होगा। तो अब 20 संख्याओं के
योग में से यदि 2 संख्याओं का जो ज्ञात है उसका योग घटा दीजिएगा तो बाकी बची 18 संख्याओं का योग पता चल जाएगा। और 18 संख्याओं का औसत कैसे निकलेगा, योग में आपको 18 से भाग दे दीजिएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। आप समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा। आगे हैं, आप देख पा रहे हैं ये साधारण ब्याज का बहुत यूनिक सवाल है। एसएससी जीडी 2023 में पूछा भी गया है। कह रहे साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि 4 वर्षों में स्वयं का 7/5 गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर बतानी है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई आपसे कहा जाए कि कोई धन जो है स्वयं का 5 गुना हो जाता है, तो जो स्वयं का मान लीजिए कोई धन 1 था, अब वह जो है मान लीजिए 5 गुना हो जा रहा है। ये 5 गुना हो गया, वो क्या है, वो ब्याज सहित पैसा है, तो वही तो अमाउंट हुआ, वही तो मिश्र धन हुआ। अब एक क्या है, मूल क्या है, तो यहाँ इस सवाल में जरा समझिए बहुत आसानी से। भाई एक साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि 4 वर्षों में 7/5 गुनी हो गई। पहले तो धनराशि आप मान लीजिए भाई, जो हमारी धनराशि है, पहले बेसिक समझना है। मानना तो होता है नहीं एग्जाम में, बगैर माने बगैर कुछ किए आप तुरंत एक लाइन में इसका जवाब दे दीजिएगा मौखिक, लेकिन थोड़ा सा बेस को समझा जाए तो मान लेते हैं कि माना जो धनराशि है, जो धन है वो P रुपये था, P था, ठीक है। अब क्या हो जा रहा है भाई, कह रहा है स्वयं का वह धन 4 सालों में। अब देख रहे हैं जो टाइम लग रहा है वो 4 वर्ष का लग रहा है। 4 वर्ष में हुआ क्या कि वह धनराशि स्वयं की 7/5 गुनी हो गई। इसका मतलब जो स्वयं की 7/5 गुनी हुई वो क्या है भाई, वह आप देखिएगा वह मूलधन नहीं है बल्कि वह मिश्र धन है, यानी वो अमाउंट है। तो वो क्या हो जा रहा है, स्वयं का यानी P का 7/5 गुना, यानी 7P/5। या इसको आप मान सकते थे, माना धनराशि 1 है, अब वह स्वयं की 7/5 हो गई, यानी 1 का 7/5 करेंगे तो 7/5 आएगा। कोई 1 था, अब वो 7/5 हो गया। तो आखिरकार अब ध्यान देना है, तो यहाँ पे यदि आपको राशि पता है यानी मूलधन पता है, मिश्र धन पता है, तो यहाँ से साधारण ब्याज निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे, यानी 7P/5 से आप P घटाएंगे। तो देखिए भाई, देखिए कोई चीज़ 1 से 7/5 हुई तो ब्याज कितना मिला, घटाइएगा तभी नहीं, अमाउंट से प्रिंसिपल घटाइएगा आ जाएगा। ये 5 होगा तो यहाँ आ जाएगा 2P/5। इतना नहीं करना, मौखिक लगेगा, मैं बता रहा हूँ, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लें आप, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है ब्याज आ गया। अब देखिए साधारण ब्याज बराबर होता है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। बस तो यहाँ ब्याज आप क्या है भाई, ब्याज 2P/5 है, और धन आपने क्या माना था, P माना था। रेट क्या है यही बताना है। टाइम क्या है 4 साल, और अपान 100, P से P कटेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 को काटिएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 से इसको काटिएगा तो आपका 20 हो जाएगा, ये काटिएगा 10। कहने का मतलब ब्याज की दर 10% आ गई। क्या इतना करना था आपको, नहीं करना था, ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं। आप देखिए जितना गुना हो जा रहा है स्वयं का, बस आपको स्वयं को 1 मानना है, और जितना गुना हो जा रहा है भाई 7/5 गुना हो जा रहा है, इसमें से 1 घटा दीजिए तो जो 2/5 आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आपका यसाई आ गया। ये ब्याज देखा जाए तो 2/5। अब ब्याज मालूम हो गया तो ब्याज बराबर होता है मूलधन, तो मूलधन 1 है, दर क्या बताना है, टाइम 4 साल है, अपान 100। इतना ही तो करना था बस आपको। तो ये आप काटते तो 20 होता है, ये 4 5 20 होता, 5 दूना 10, ब्याज की दर 10% आ जाती। तो इस तरीके से बड़े आराम से लग जाता है। साथियों मैं आशा ही नहीं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के जो है आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में दोहराए जाते हैं, आप इसकी पुनरावृत्ति इस तरीके का करते चलें। आगे की जो वीडियो मैं ले करके आऊँगा उसमें प्रयास करूँगा कि आपको बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप टॉपिक को लेकर के चला जाए। तो साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने लोगों के बीच शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।